हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिथिला में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और शिक्षाप्रद लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके एक्टिवेट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज पहुंच जाए। बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आज का टॉपिक है चंद्र ग्रहण योग। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी भी कुंडली में चंद्र ग्रहण योग कब बनता है और यह कितना प्रभाव दे सकता है। चंद्र ग्रहण योग बन जाए और उसका बहुत ज़्यादा प्रबल होकर के बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव दे सकता है या वह उतने अशुभ प्रभाव नहीं दे पाएगा, उसके जो क्या कंडीशंस है उसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि चंद्र ग्रहण योग होता क्या है। जब भी चंद्रमा कुंडली में किसी भी भाव में, किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, किसी भी भाव में चंद्रमा और राहु की युति अगर बन जाए या चंद्रमा और केतु की युति अगर बन जाए तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि कुंडली में चंद्र ग्रहण योग है या चंद्र ग्रहण दोष है। अब वह युति लग्न में हो सकती है, द्वितीय भाव में हो सकती है, तृतीय भाव में हो सकती है, इवन 12th हाउस तक किसी भी भाव में यह युति बन सकती है। कंडीशंस यही है कि चंद्रमा के साथ में या तो राहु होना चाहिए या चंद्रमा के साथ में केतु होना चाहिए। लग्न कोई भी हो सकता है, यहाँ मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक कुंडली हो सकती है। यहाँ पे अगर 1 नंबर होगा तो मेष लग्न की कुंडली होगी, 2 नंबर होगा तो वृष लग्न की कुंडली होगी, 3 नंबर होगा तो मिथुन लग्न की कुंडली होगी। तो जो नंबर होता है उसके हिसाब से हम लग्न का निर्धारण करते हैं कि हाँ यह इस लग्न की कुंडली है। अब आपको देखना यह है कि यह जो युति बन रही है चंद्रमा और राहु की, उसमें कंडीशंस क्या क्या हैं और यह युति वास्तव में इतना प्रबल युति है जो कि ज़्यादा अशुभ प्रभाव दे सकता है या इसके प्रभाव कम भी हो सकते हैं। हर कंडीशन में यह उतने अशुभ प्रभाव नहीं देता है। हाँ, इसके प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेंगे, इसके प्रभाव जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। अगर ग्रहों की स्थिति कुछ अच्छी हो या जो चंद्रमा है योग कारक होकर के बैठा हो या राहु हो सकता है मित्र राशि में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में जा कर के थोड़ा अशुभ प्रभाव में कमी आता है। उसके लिए आप छोटे मोटे उपाय करके भी इस जो कंडीशंस है इससे आप राहत पा सकते हैं, इसके अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो स्थितियों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमको यह देखना है कि जो जिस लग्न की कुंडली है उस कुंडली में चंद्रमा जो है वह कारक है या मारक है, और राहु जो है जिस भाव में बैठा है वहाँ पे वह कारक है या मारक है। तो चंद्रमा का सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कारक है या मारक है। कौन सी लग्न की कुंडली है वो डिपेंड करता है कि कौन सी लग्न की कुंडली है। अगर मेष लग्न की कुंडली होगी तो वहाँ पे चंद्रमा 4th हाउस में होता है, तो इसका मतलब है कि वह उस कुंडली के लिए योग कारक है। वहीं पे अगर कुंभ लग्न की कुंडली हो तो चंद्रमा 4थे भाव में होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चंद्रमा मारक हो जाएगा। तो आपको योग कारक और मारक के बारे में पहले डिफाइन करना है कि आपकी लग्न की कुंडली जो है वो कौन से लग्न की कुंडली है और आपकी लग्न में चंद्रमा योग कारक है या मारक है। योग कारक और मारक ग्रहों की परिभाषा के लिए हमने अलग से भी वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं। हर लग्न के लिए अलग अलग वीडियो है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यह अगर डिफाइन हो गया कि चंद्रमा योग कारक है और या मारक है, वो चीज़ आपको देखना है। दूसरी चीज़ जो राहु का भी देखना है कि राहु जहाँ पे बैठा है वह जगह पे वह उच्च का है या नीच का है, या अपने मित्र राशि में बैठा है या अपने शत्रु राशि में बैठा है। इस चीज़ को भी आपको देखना है कि राहु वहाँ पे जो निगेटिव प्रभाव देगा या पॉजिटिव प्रभाव देने वाला है। उसके बाद चंद्रमा को देखना है आपको। चंद्रमा अगर मारक भी है, अगर कुंडली में मारक भी है और अगर उच्च का होकर के बैठा हुआ है तो वहाँ पे वो अपने अशुभ प्रभाव उसके कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ को देखना। उसके बाद आपको देखनी है कि दोनों का जो कंजक्शन है वो कितना क्लोज कंजक्शन है, डिग्री।
हैं वो चंद्रमा जो है वह कितने डिग्री में है आपकी कुंडली में, और राहु जो है वह कितने डिग्री में है। दोनों की कुंडली जो बन रही है वो कहीं 10 डिग्री के अंदर तो नहीं है। अगर 10 डिग्री के अंदर है तो वो ज़्यादा प्रबल अशुभ योग बनाएगा। अगर 10 डिग्री से ज़्यादा का अंतर है तो उतना प्रबल योग नहीं बना पाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा अंतर है तब तो फिर समझिए बहुत ही कमज़ोर है और उतना वो अपना शुभ प्रभाव दे ही नहीं पाएगा कुंडली में। हाँ, प्रभाव तो जो जब ये जो भी कुंडली में अगर योग बन गया शुभ योग, तो उसके कुछ ना कुछ प्रभाव तो जीवन में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसको आसानी से आप उसको स्ट्रगल को पार कर सकते हो, उस हर्डल्स को आप पार करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर प्रबल योग होगा तो उसके लिए आपको जरूर उपाय करने पड़ेंगे, उसकी शांति करनी पड़ेगी। तो ये आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना होता है कि जो अशुभ योग बन रहा है वो कितना प्रबल है, और या मतलब मामूली आंशिक अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो उसके हिसाब से आप उसका उपाय कर सकते हैं। तो डिग्री अगर राहु की प्रबल होगी और चंद्रमा की कम होगी तो ऐसी स्थिति में राहु हावी हो जाएगा चंद्रमा के ऊपर, तो और ज़्यादा अशुभ प्रभाव देगा। वहीं चंद्रमा की डिग्री अगर ज़्यादा रहेगी, योग कारक होगा चंद्रमा कुंडली में, और राहु की डिग्री कम होगी तो वहाँ पे राहु उतना अपना प्रभाव नहीं दे पाएगा। तो इन चीज़ों को पहले डिफाइन करना है। दूसरी चीज़ है कि विपरीत राजयोग। अगर मान लीजिए मारक हो करके भी, अगर मान लीजिए मैंने बताया था कि कुंभ लग्न की कुंडली है, तो कुंभ लग्न की कुंडली में अगर 4 नंबर यहाँ पे चंद्रमा का त्रिक भाव का स्वामी होता है तो मारक हो गया। लेकिन अगर चंद्रमा इस भाव का स्वामी है और इसी भाव में कहीं बैठा है, तो चंद्रमा तो अगर इस घर में बनेगा चंद्र राहु का युति, यहाँ पे बनेगा चंद्र राहु का युति, या यहाँ पे बनेगा चंद्र राहु का युति कुंभ लग्न में, तो क्या होगा, चंद्रमा विपरीत राज्यों की स्थिति में आ जाएगा। तो जब विपरीत राज्यों की स्थिति में आ जाएगा तो उसमें हमको देखना है कि जो लग्न है, लग्न की स्थिति कैसी है। लग्न अगर बलवान है, बलवान होकर के शुभ घरों में बैठा हुआ है, तो वहाँ पे चंद्रमा शुभ प्रभाव नहीं देगा। तो इन चीज़ों को पहले डिफाइन कर ली, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि पहले ये देख ले। ऐसा नहीं है कि कहीं भी पास चंद्रमा और राहु बैठ गया तो ये अशुभ योग बन गया, बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव देगा ज़िंदगी में, ये नहीं है। आपको उसकी प्रबलता देखनी है कि यह जो योग बन रहा है हमें हमारे कुंडली के लिए यह कितना अशुभ है, कितना अशुभ प्रभाव दे सकता है, कितना प्रबल योग बन रहा है। अब लग्न देखना है, कौन से लग्न की कुंडली है। जैसा कि मैंने बताया कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक की कुंडली हो सकती है। तो लग्न में भी आपको देखना है कि ये जो लग्न है, लग्न में आपको कौन सा ग्रह, कौन सी राशि की लग्न है, और वो लग्न जो है राहु का मित्र है या शत्रु है, चंद्रमा का मित्र है या शत्रु है। चंद्रमा का जब शत्रु रहेगा तब तो वह हो सकता है मारक ग्रह में आ जाएगा। लेकिन राहु का अगर मित्र लग्न है तो वहाँ पर राहु हो सकता है कुछ घरों में अच्छे फल भी दे सकता है। ऐसे सामान्यतः तीसरे भाव में और 11वें भाव में राहु जो है वह अपने ज़्यादा अशुभ प्रभाव नहीं देता, जबकि अच्छे ही प्रभाव देता है। तो इस चीज़ को भी देखना है आपको कि मित्र राशि में बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है। अब इसके बाद इस तरह का अगर कोई प्रबल योग आपकी कुंडली में बनता है तो कैसे जानेंगे कि इसके लक्षण क्या होंगे और इसके प्रभाव क्या होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं एक एग्जाम्पल लेकर के बता देता हूँ कि आपकी कुंडली में किस तरह से यह योग देखना है कि ऐसा बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 नंबर की कुंडली लेते हैं हम, 10, तो यह मकर लग्न की कुंडली हो जाएगी। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ जो है यह मकर लग्न की कुंडली हो गई। मकर लग्न के जो स्वामी देव होते हैं वह शनि देव होते हैं, अधिपति। तो अब ये जो है शनि देव जो है राहु देव के मित्र हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ भावों में जो है राहुदेव अच्छे फल भी दे सकते हैं। वहीं पे चंद्रदेव के ये शत्रु है और चंद्रदेव यहाँ सप्तम भाव के स्वामी है। तो यहाँ इसमें इस कुंडली में वे चंद्रदेव मारक ग्रहों की श्रेणी में आए, क्योंकि जो सप्तमेश होता है अगर लग्न का शत्रु हो तो वह कुंडली में मारक होता है। तो यहाँ पे चंद्रदेव हो गए मारक और राहुदेव जो है इनके लग्नेश के मित्र हो गए। तो ऐसी स्थिति में अब कहाँ कहाँ कैसे बनेगा। अगर ऐसी स्थिति में यहाँ पे अगर राहु का और चंद्र का कंजक्शन हो गया तो यहाँ पर राहुदेव ज़्यादा बुरे प्रभाव नहीं देंगे। यहाँ पे चंद्रदेव की
शांति करनी पड़ेगी। चंद्रदेव अगर अशुभ हुए, डिग्री में भी कमजोर हुए राहु से, ऐसी स्थिति में जा करके आपको इनका शांति करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर राहु और चंद्रमा की युति हो गई, यहाँ पे भी राहु देव मित्र राशि में बैठे हैं तो राहु देव ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, यहाँ पे भी आपको चंद्रमा की ही शांति करनी पड़ेगी। ये थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस जो है वह चंद्रदेव के मित्र की राशि है, लेकिन चंद्रदेव चूंकि इस कुंडली में मारक हैं तो यहाँ पे भी चंद्रदेव बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। और राहु देव का यह कारक घर है थर्ड हाउस, तो यहाँ पे राहु देव उतना अशुभ प्रभाव नहीं देंगे, तो यहाँ पे भी आपको चंद्रदेव की शांति करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आने के बाद में जो है चंद्रदेव और राहु देव दोनों यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं। इस हाउस में आकर के चंद्रदेव भी वृषभ लग्न में उच्च के हो जाते हैं और राहु देव भी यहाँ पे आकर के उच्च के हो जाते हैं। जब दोनों ग्रह उच्च के हो जाएंगे, दोनों में से कोई भी उतने बुरे प्रभाव नहीं देंगे और इसमें आपको इतने ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यह भी देखना है कि राशि कौन सी है ना, वो चीज़ को आपको ध्यान में रखते हो। इसी तरह से आप हर इसमें ये कर सकते हैं। यहाँ पे जो है शुक्र देव हैं, राहु देव के मित्र हैं, तो यहाँ पे देखना पड़ता है जिस राशि में बैठेंगे वो राशि तो इनके मित्र हो गई, लेकिन वो राशि स्वामी कुंडली में किस स्थिति में बैठे हैं वो भी शुभ होकर के बैठना है। ऐसा नहीं है कि इनकी मित्र राशि है तो ये अच्छा ही फल देंगे राहु देव। उनके जो राशि स्वामी है वो भी लग्न कुंडली में अच्छा होकर के बैठना चाहिए, तब जा कर के वो अच्छे फल देते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपकी कुंडली में चंद्रदेव बैठे हैं और कैसी स्थिति बन रही है, उसके हिसाब से आपको उसका समाधान करना है। मैं जा रहा हूँ इस तरह के लक्षण अगर आप में जीवन में घटित हो रहे हैं तो भी समझिए कि आपकी जो कुंडली में जो ग्रहण दोष बन रहा है वह आपके ऊपर ज़्यादा अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। तो ये लक्षण क्या होता है, तो जैसा कि पहले भी हमने बताया कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा से कुंडली में मन की स्थिति देखा जाता है कि व्यक्ति के मन स्थिति कैसी हो सकती है। इसमें क्या होता है, आपको जो मेंटल जो है, या आपका जो टैलेंट है, बुद्धि है, या आपका जो इमोशंस है, या आपका जो फैमिली वैल्यूज है, इन सब चीज़ों की हानि होती है। आपका जो रिस्पेक्ट वगैरह है, इन सब चीज़ों की जब ऐसी स्थिति बनती है राहु के साथ में जब चंद्रमा होता है, तो इन सब चीज़ों की ज़िंदगी में हानि होती है। हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद में कोई भी चीज़ हासिल होती है। हमेशा आपको नकारात्मक विचार से आप घिरे रहेंगे, नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ में ज़्यादा हावी रहेगी। आपको फैमिली सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, फ्रेंड्स लोगों से सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो शरीर की ताकत है वह धीरे धीरे छीन होती शक्ति छीन होती चली जाती है। बहुत जल्दी अपने आप को थका हारा महसूस करने लगते हैं या कमजोरी शरीर में आनी महसूस हो जाती है। इस तरह के लक्षण अगर प्रबल अशुभ योग बनता है चंद्र ग्रहण का, तो इस तरह का लक्षण देखने के लिए मिलता है। चंद्र ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण लगा मतलब चंद्रमा जो है वो कुंडली में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लैनेट माना गया है। तो जब चंद्रमा इफेक्ट होता है किसी क्रूर ग्रह से, पाप ग्रह से, तो क्या होता है, जीवन में ग्रहण लग जाता है। ऐसा लोग कहते हैं कि जीवन में ग्रहण लग जाता है। और उसके बाद यह एक चीज़ और भी है कि वह जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है, व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से कहीं ना कहीं वो मतलब डरने लगता है। किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मतलब कतराते रहेगा, उससे बचने की तरीके ढूंढते रहेगा। तो इस तरह के लक्षण इसमें ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। आत्मविश्वास में कमी हो, मतलब इसका सिंपल लक्षण है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपकी वह कम हो जाएगी। आपका जो हेल्थ है, हेल्थ में हेल्थ इश्यूज आते रहेंगे, मन कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। मतलब अनजाना सा डर मन के अंदर हमेशा, कोई भी दो आदमी बात भी करते रहेंगे तो आपको लगेगा मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। आपके जो सगे संबंधी होंगे उनसे बिना बात के किसी न इस चीज़ के आपको मनमुटाव होते रहेगा। छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा होना चालू हो जाएगा। तो क्या है, ये इमोशंस को कंट्रोल करता है चंद्रमा। तो चंद्रमा जब राहु के प्रभाव में आ जाएगा और यह जब शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं होगा या कुंडली में बहुत ही प्रबल अशुभ योग बन रहा होगा चंद्र और राहु का, तो इस तरह के इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। आपको यह भी देखना है कि यह युति जो है वह किस भाव में बन रहा है। अगर मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बनेगा अशुभ होकर के, तो फर्स्ट हाउस के रिगार्डिंग रिजल्ट देगा।
जो जिस भाव में यह युति बनेगी उस भाव के रिगार्डिंग जो है निगेटिव, अगर दोनों ही चंद्रमा और राहु दोनों ही अशुभ होकर के बैठे हैं और युति बना करके बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में उस भाव के रिगार्डिंग आपको निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। मान लीजिए फर्स्ट हाउस में है तो फर्स्ट हाउस में आपका जो स्वयं का व्यक्तित्व है उसको वह खत्म कर देंगे, आपके स्वास्थ्य के ऊपर असर डाल सकते हैं। उसी तरह अगर सेकंड हाउस में बनेगा तो क्या है, आपको धन कुटुंब वाणी से इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, आप बांगनी में उग्रता आ सकती है। तो इस तरह के प्रभाव जिस हाउस में बनेगा उसके रिगार्डिंग भी उस तरह का रिजल्ट। 12वां भाव के बारे में जानने के लिए हमने एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी का फर्स्ट वीडियो बनाया था, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। उसमें हर भाव में किस भाव से किस चीज़ को हम देखते हैं, किस चीज़ के बारे में हम प्रेडिक्शन करते हैं, उस चीज़ का डिटेल दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं मोटा मोटी यह बता देता हूँ कि जो फर्स्ट हाउस है आपका स्वयं व्यक्ति है, सेकंड हाउस है धन कुटुंब वाणी है, थर्ड हाउस है छोटे भाई बहन होते हैं, आपके अंदर जो पराक्रम होता है वो होता है। उसका फोर्थ हाउस जो हो गया माता का भाव होता है, सुख भाव होता है। पंचम भाव जो है वह आपका क्या है, लव लाइफ का है, संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। सातवां भाव जो आपका जो लाइफ पार्टनर है दाम्पत्य सुख का है। उसके बाद आठवां भाव मृत्यु का घर है, इसको इसको जो गुप्त विद्या का घर भी माना जाता है। इसको अनसर्टेन लोग आकस्मिक धन की हानि का, आकस्मिक जो बाधाएं आती है उसका बारे में भी यहाँ से देखते हैं। ये जो है भाग्य भाव है, पिता का भाव इसको माना जाता है। यह कर्म भाव है, यह लाभ भाव है, यहाँ से हम धन कमाते हैं उसके बारे में देखते हैं। ये जो है धन भाव है वो प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, धन है, संचित धन के बारे में। ये जो है हमारा जो धन का लाभ होता है जो हम कमाते हैं, ये जो है वह आपका व्यय भाव है, हॉस्पिटल का खर्चा, जेल भाव है। तो जिस भाव में इस तरह का यह अशुभ योग बनेगा तो उसके रिगार्डिंग यह अगर अशुभ होकर के बैठा हुआ है, चंद्रमा भी कमज़ोर है, राहु भी कमज़ोर है, दोनों ही मारक हैं उस भाव में, तो उस जगह में उस भाव के रिगार्डिंग जो निगेटिव रिजल्ट्स हैं वो देंगे। अगर यहाँ पे हो गया समझिए कि उस व्यक्ति का ये दाम्पत्य का घर है, तो हो सकता है कि शादी ना हो उस व्यक्ति की, या शादी हो तो देर से हो, अगर हो भी जाए तो फिर ज़्यादा दिन तक नहीं चले। अगर ज़्यादा प्रबल अशुभ योग है तो हो सकता है शादी टूट भी जाए, डिवोर्स भी हो जाए। तो इस हिसाब से आपको देखना है कि कहाँ पे हो रहा है, कंजक्शन बन रहा है, कितना प्रबल है, और उससे हमको कहाँ मतलब ये इसका जो है इफेक्ट हमको मिलने वाला है, कितना इफेक्ट मिलने वाला है, इस सब चीज़ को हम ये करते हैं। अब इसका इफेक्ट कब देखने को मिलेगा, तो इसका इफेक्ट आपको कब मिलेगा, जब चंद्रमा की महादशा हो या अंतर्दशा चले, प्रत्यंतर दशा चले, या फिर राहु की अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, या सूक्ष्म दशा हो। तो इस समय में आपको इसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। शुरुआती जो जीवन के शुरुआती 20 साल हैं उसमें आपको ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर ज़्यादा प्रबल योग है तो आपको पढ़ाई में भी दिक्कत होगा। आप जो पढ़ाई करेंगे, आपके अंदर क्षमता होगी पढ़ने की, लेकिन आप उतना कर नहीं पाएंगे। मेहनत ज़्यादा करेंगे उसके हिसाब से आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को लाइफ में मिल सकती है। अब जब महादशा होगा या अंतर्दशा होगा उस समय में आप इसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका जो है, अगर आपकी युति में इस तरह का कोई योग बन रहा है और आपको अपने जीवन में इस तरह के लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं, तो अगर यह ज़्यादा ही अशुभ प्रभाव दे रहा है तो इसके लिए आपको ग्रह की शांति करानी चाहिए। अगर आपके जो जाने पहचान के कोई अगर पंडित हो, विद्वान हो, तो जिनसे ठगे जाने का डर नहीं हो, तो ऐसे जगह से आप शांति भी करवा सकते हैं। या नहीं तो इसके सिंपल से उपाय हैं कि आप जो ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ है उस ग्रह की आप पूजा कर सकते हैं, उस ग्रह की आप बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए राहु देव खराब हैं तो राहु का बीज मंत्र कीजिए। अगर चंद्रदेव खराब है तो उनके जो बीज मंत्र है वैदिक बीज मंत्र उसका जाप कीजिए। राहु और चंद्रमा दोनों का बीज मंत्र शाम के समय किया जाता है। और अगर चंद्रमा का बीज मंत्र आप जाप करना चाहते हैं ओम सोम सोमाय नमः, तो ये आपको सोमवार को शाम से शुरू कीजिए और एक माला करके हर शाम में कर सकते हैं आप। अगर राहु का बीज मंत्र है, वैदिक बीज मंत्र है ओम रंग राहवे नमः, वो आप शनिवार को शाम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यह भी एक माला आप डेली करेंगे तो आपको जिसको ग्रह को शांत करना उसका बीज मंत्र कीजिए, तो आपको इसमें आपको बहुत ज़्यादा तक अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ज़्यादा अशुभ प्रभाव आपको जीवन में देखने के लिए मिल रहा है तो आपको क्या करना है, गाय की सेवा करनी है। उसके बाद मंदिर में श्रमदान करना है।
ठीक है। उसके बाद अपने माता की सेवा करनी है, आपके जो गुरु हैं उसकी सेवा करनी है। तो इस तरह से आप जो है आपके अशुभ प्रभाव को कटित कर सकते हैं। इसमें इसके अशुभ प्रभाव में आप कमी ला सकते हैं। घर के अंदर अगर इस तरह की कोई निगेटिविटी है तो आप घर में भी कुछ वास्तु परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि चंद्रमा का जो कारक कोण होता है वह नॉर्थ वेस्ट या वायव्य कोण कहते हैं। उत्तर और पश्चिम की दिशा का जो कोण होता है उस जगह में आप पानी वगैरह भर के रखें, तो उससे आपको थोड़ा चंद्रमा के जो दोष है उसमें थोड़ा कमी होता है। उसके बाद आप इन भोला बाबा का पूजा कर सकते हैं। शिव जी जो हैं वह आराध्य देव हैं। चंद्रदेव जो हैं वह शिव जी के मस्तक पे हैं, तो इसलिए शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए आपको। शिव जी को सफ़ेद पुष्प से पूजा करनी चाहिए। शिव जी को दूध आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप, अगर चंद्रमा कमज़ोर है, चंद्रमा की डिग्री कमज़ोर है और उसकी डिग्री बढ़ाने से अगर काम होता है तो उसकी डिग्री बढ़ा के आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मारक हो तो चंद्रमा की डिग्री मत बढ़ाइएगा। या देख लीजिए कि चंद्रमा की डिग्री बढ़ाने की आवश्यकता हो तभी उसकी डिग्री बढ़ाइएगा, अन्यथा उसकी डिग्री बढ़ाने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको क्या करना है, जो मारक ग्रह है, जो ग्रह अशुभ होकर के बैठा, जिस तरह से हमने बताया है, तो उस ग्रह की शांति करनी है, उसके चीज़ों का दान करना है। और यह सारे उपाय करके आप इसके अशुभ प्रभावों को कम कर सकते हैं। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।